दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज प्रस्तुत है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह का मध्यकालीन इतिहास का भाग 1। इसमें आप भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और इसके अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 1। दोस्तों पहला प्रश्न है भारत पर मुस्लिम आक्रमण चैप्टर से संबंधित। तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाले जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे ये मूलतः अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था। दोस्तों 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो रहा वो वर्ष 712 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके जो है देवल बंदरगाह को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। अगला प्रश्न है सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो ये था मुल्तान, जिसको कि स्वर्ण नगरी कहा जाता था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। और सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन आरंभ किया गया? ऊंट पालन और खजूर की खेती। ऊंट पालन और खजूर की खेती का आरंभ सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किया गया था। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो ये थे तुर्क। और तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई थी। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था। तो गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन गजनी था और भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला शासक कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम था। और सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? ये जयपाल को पराजित किया था। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने वर्ष 1025 में जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। और अल-बरूनी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसको किताबुल हिंद, और उतबी द्वारा किताबुल यामिनी, और फिरदौसी जो कि पूर्व का होमर, इसके द्वारा शाहनामक नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो अल-बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद था। उतबी के द्वारा किताबुल यामिनी और फिरदौसी इसके द्वारा शाहनामा की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया था? तो ये 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भीमद्वितीय का एक अन्य नाम मूलराज भी था और इसने मोहम्मद गोरी को 1178 में पराजित किया था। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिनको कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, उनके बीच लड़ा गया था। तराइन के युद्ध दोस्तों, प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी इसमें पराजित हुआ था। द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी।
मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी द्वारा। दोस्तों बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी और इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक दास था। उसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी और अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो ये थे यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के ये जो 3 दास थे, इनके द्वारा उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ये 3 गुलाम थे, यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये अरबों द्वारा भारतीय जनता के लिए या सिंध नदी घाटी के पूरब की ओर रहने वाले लोगों को सिंधु या हिंदू के नाम से अभिहित किया गया। अब आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि 1200 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत रहा, इसके बारे में सामान्य जानकारी। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत में जो वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले एक रो में चलते हैं। गुलाम वंश सबसे पहला वंश दिल्ली सल्तनत का था। गुलाम वंश, इसमें जो है मुख्य शासक इस प्रकार से हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसकी राजधानी लाहौर थी और इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद आराम शाह 1210 में था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश जो कि 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, इसकी राजधानी दिल्ली थी। तो देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी लाहौर और इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश के बाद जो अगला शासक था वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। ये 1236 में शासक था। उसके बाद रजिया सुल्तान, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी जिसने 1236 से 1239 ईस्वी के मध्य 4 साल शासन किया था। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासक रहा। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह था 1242 से 1246 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए नसीरुद्दीन महमूद था। इसके बाद यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1287 तक शासन किया। फिर मोइजुद्दीन कैकुबाद और फिर क्यूमर्स, इसने 1290 ईस्वी में शासन किया था। देखिए वंश के बारे में देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी राजवंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश की और गयासुद्दीन बलबन द्वारा बलबनी राजवंश की स्थापना की गई थी। दूसरा जो दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण वंश है वो खिलजी वंश है। इसमें 5 शासक रहे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने 1290 से 1296 तक शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है जो कि जलालुद्दीन फिरोज का भतीजा था। इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने शासन किया था। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो खां ने जो है शासन किया था 1320 ईस्वी में। तो ये जो शासकों का क्रम रहा, वंशों का क्रम, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में कुल 9 शासक रहे। गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम स्थापक था, संस्थापक था। 1320 से 1325 ईस्वी तक इसका शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक जो था 1325 से 1351 ईस्वी इसका शासन रहा। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय 1388 से 1389। उसके बाद अबू बकर शाह तथा मोहम्मद शाह तृतीय, अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम और इसके समय में 2 स्वतंत्र शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह और नुसरत शाह ने शासन किया था। इसमें से नसीरुद्दीन महमूद शाह का जो शासन था दिल्ली में था और नुसरत शाह का शासन फिरोजाबाद में था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सैयद वंश, इसमें 4 शासक थे, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के बाद लोदी वंश का नाम आता है जिसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी द्वितीय ये प्रमुख शासक रहे हैं। तो इलबारी वंश,
गुलाम वंश था और वहां से लोदी वंश जो था दोस्तों, यहां तक दिल्ली सल्तनत में जो शासन रहा उसका क्रम है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान चहलगानी का गठन किया, विरोधियों का दमन किया और नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया। और इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। तो ये थे इल्तुतमिश के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलवन ने बलवनी वंश की स्थापना की थी। आइए जानते हैं गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, उसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। दोस्तों भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने केवल मालिक और सिपहसालार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की। और अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? कुरान खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से नवाजा गया था। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ करके गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दोस्तों इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल का गठन किया था जिसको कि चालीसा दल या तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के। और इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। इक्ता एक अरबी शब्द होता है, इसका अर्थ होता है भूमि को लेने वाले इक्तादार। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के बाद गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो उसे अमीर ए आखूर पद पर नियुक्त किया गया था। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? बहराम शाह को। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताएं कि बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे और इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलवन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था? नसीरुद्दीन महमूद ने। बलवन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। और देखिए दिल्ली का सुल्तान बनने के पहले तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया था? बलवन ने। और अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान बलवन था। दोस्तों बलवन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त और राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा था। सिजदा और पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? तो सुल्तान बलवन। और बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है।
अब आइए देखते हैं खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गुलाम वंश के बाद वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसस्प। अली गुरसस्प अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। जलालुद्दीन के हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो बलवन के राजमहल में। और अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के बाद सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण रायगढ़ गुजरात के शासक पर किया था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। दोस्तों, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। उस समय चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह था। और देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था। दोस्तों, तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो ये था वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने सबसे पहले मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान देखते हैं। देवगिरी अभियान, उस समय वहां का शासक रामचंद्र देव था और अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर द्वारा किया गया था। ये आक्रमण 1307 ईस्वी में था। वारंगल पर जो दक्षिण भारत का अभियान चलाया गया, उस समय वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव था और इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने 1309 ईस्वी में किया था। द्वार समुद्र पर जो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान रहा, बीर बल्लाल तृतीय वहां का शासक था। मलिक काफूर के नेतृत्व में 1310 में वहां पर सैन्य अभियान चलाया गया और पांड्य शासक बीर पांड्य था वहां का शासक। मलिक काफूर के नेतृत्व में 1311 में पांड्य राज्य पर आक्रमण किया गया था। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? देवगिरी था। और दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों, अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक योजना अपनाई गई थी, घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा। इसके अलावा चराई कर और गृह कर यानी घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया था? तो ये देखिए, ये मुबारक शाह खिलजी था। और घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? अलाई दरवाजा दिल्ली में। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की गई थी। यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन थे? खरीद मंडी ये बाजार निरीक्षक था। शहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होता था और मनहैयान ये गुप्तचर होता था। दोस्तों, पद्मावत के बारे में आपने सुना होगा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है और उसके अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब आइए देखते हैं तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था, उसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक या गाजी मलिक के द्वारा। और सल्तनत काल में नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था को आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ। और दोस्तों, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी हनूज दिल्ली दूरस्त। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था।
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो किए गए प्रमुख कार्य थे, यहाँ पर देखिए उसकी योजनाएं जो थी। राजधानी परिवर्तन 1326-27 ईस्वी में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया था और यह योजना असफल रही थी। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दोआब में कर वृद्धि, तो ये योजना भी असफल रही क्योंकि 1327-28 ईस्वी में उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी थी। 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया और चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, लेकिन नियंत्रण के अभाव में यह योजना असफल रही थी। खुरासान का अभियान जो कि 1336-37 ईस्वी में चला गया था, तो खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराची अभियान 1337 से 1338 ईस्वी में था। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, लेकिन मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही थी। कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक नए कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। और भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सन 1333 ईस्वी में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था। रहला नामक पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य, 1347 ईस्वी में और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य और 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभा सूरी। जिन प्रभा सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध अच्छे थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान 1351 ईस्वी में। प्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय में कई विभाग स्थापित हुए, जैसे दीवान ए बंदगान, ये दासों की देखरेख के लिए, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, और दीवान ए खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए। तो याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान दासों की देखरेख, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए और दीवान ए खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए स्थापित किए गए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नसीरुद्दीन महमूद था। और ये देखिए तुगलक वंश से संबंधित जो है अंतिम प्रश्न, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में किया था। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित NCERT सार संग्रह का मध्यकालीन इतिहास का भाग। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।